हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2021 की द्वितीय पाली में साइंस का जो सवाल पूछा गया था उनके सारे ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं, किस तरीके से सवाल पूछा जाता है और कैसा कैसा कौन कौन सा सवाल आ चुका है बोर्ड में, क्योंकि पैटर्न इसी तरीके का रहने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको देखना है कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, जल में निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, कौन सा पदार्थ? ऑप्शन है जल, कांच और पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग दोस्तों इसका आंसर देंगे पीतल, जो है जिसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। दूसरा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है, तो ये सही हुआ। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना के जिस भाग पर बनता है वह है, तो रेटिना पर बनता है, तो इसका आंसर रेटिना होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो जानते हैं कि अपवर्तनांक होता है साइन आई बटा साइन आर, और इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। दोस्तों, उस नाम से भी इसको पूछा जा चुका है। अगला है दोस्तों, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? तो फोकस दूरी यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है दोस्तों, इसका मतलब है कि ये जो दर्पण होगा ये हमारा उत्तल होगा, क्योंकि राइट साइड में जो उत्तल होता है फोकस दूरी और लेफ्ट साइड में अवतल का होता है जो माइनस होता है। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण? तो तालाब का कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है जिसके कारण से कम गहरा दिखलाई पड़ता है। और इससे सवाल सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मछली पकड़ने में कठिनाई क्यों होता है पानी के अंदर, तो उसका भी कारण अपवर्तन ही होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, या शून्य होता है, या दोनों होता है। तो यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण जानेंगे। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है, इससे पहले वाला सवाल में भी हम आपको बताए थे कि उत्तल जो प्लस था तो उत्तल था, तो अवतल जो होगा माइनस होगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या आर, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है? तो दोस्तों, एफ बराबर आर बटा 2 होता है, हम लोग जानते हैं एफ बराबर आर बटा में 2 होता है। तो यहाँ से हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो देखेंगे कि R बराबर 2F हो जाएगा, तो R बराबर 2F, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर का कुंडली बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है दोस्तों 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ये 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, किलो वाट प्रति घंटा एक इकाई है, तो किलोवाट घंटा जो इकाई होता है यह होता है ऊर्जा का। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है जो लगा हुआ होता है, विद्युत फ्यूज जो बोर्ड में लगा हुआ होता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को दोस्तों समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है। यदि सवाल एमीटर का होता तो हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर है तो हम लोग समानांतर क्रम कहेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखेंगे नेक्स्ट, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र है, यहाँ जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, वाटर जो जल से चलाया जाता है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है, क्योंकि तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा को वहाँ पे रूपांतरण नहीं होता। तो ऑप्शन हम लोग सही करेंगे, स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं विद्युत ऊर्जा में। जो पानी का स्थितिज ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करेंगे। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? तो विद्युत बल्ब में हम लोग निष्क्रिय गैस को डालते हैं, जिसको अक्रिय गैस भी कहते हैं या नोबेल गैस कहते हैं, जो वर्ग 18 में पाया जाता है
जो 18 में जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन वगैरह होता है जो 18 में पाया जाता है और उसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। यहाँ से दोस्तों एक सवाल भी सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, तो उसका कारण है क्योंकि अगर निष्क्रिय गैस नहीं भरेंगे तो जो उसका फिलामेंट होता है जो अभिक्रिया करके भंगुर हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे हम लोग निष्क्रिय गैस भरते हैं, क्योंकि निष्क्रिय गैस साधारण दाब और ताप पर किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। 17 नंबर का सवाल है दोस्तों, एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि नीला लिटमस लाल हो जाएगा, यानी कि अम्ल जो है नीला को लाल करता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 7 से कम एक ही ऑप्शन है जो कि 2 है, तो हम लोग 2 को टिक करेंगे। यदि लाल को नीला करने वाला होता तो हम लोग भस्म कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। C6H6 बेंजीन का अनुसूत्र होता है। एथिल एल्कोहल का IUPAC यूफेक नामकरण क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसको एथेनॉल कहते हैं, C2H5OH। CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र होता है। तो हम लोग जानते हैं CnH2n जो होता है एल्कीन का समान सूत्र होता है दोस्तों। एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है जो एल्केन का होता है, और CnH2n-2 जो होता है एल्काइन का होता है। तो यहाँ पे CnH2n है तो ये होगा एल्कीन का दोस्तों। अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, लोहा की परमाणु संख्या कितना है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो लोहा और कार्बन के अलावा जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें निकेल एवं क्रोमियम होता है, उसमें निकेल एवं क्रोमियम रहता है। पित्तल क्या है। तो पित्तल दोस्तों एक मिश्र धातु है, पित्तल को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो अम्ल दोस्तों देखेंगे हम लोग H2SO4 जो है इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, ये अम्ल है, बाकी अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो सूचक दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ अम्ल, क्षार या उदासीन विलयन को सूचित कर देता है कि कौन सा अम्ल है, कौन क्षार है, कौन उदासीन है, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। और सूचक जानते हैं दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है कृत्रिम और दूसरा होता है प्राकृतिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेथिल ऑलेन है और किनेफ्थलीन जो है ये दोनों कृत्रिम सूचक है। तो यहाँ पे जो हल्दी होगा ये हमारा प्राकृतिक सूचक हो, तो हम लोग हल्दी मारेंगे। डैश OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिकों का नाम क्या होता है दोस्तों। तो इसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है एथाइन। एथाइन बनाता है दोस्तों, इसी को एसिटिलीन कहते हैं, जिसका सूत्र होता है C2H2, जिसे हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एसिटिलीन का सूत्र भी पूछा जाता है कि C2H2 एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है। तो C2H2 कहेंगे और उसी को एथाइन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग का सवाल है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है तो हम लोग एथाइन कहेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु की संख्या होता है। तो ओजोन के अणु में जो ओजोन होता है उसका सूत्र होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन का उसमें 3 परमाणु होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कमरा के ताप पे जो द्रव अवस्था में धातु होता है दोस्तों ये पारा होता है। एक और सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु का नाम बताइए। तो उसको हम लोग ब्रोमीन कहते हैं। अधातु अगर पूछा जाएगा तो हम लोग ब्रोमीन कहेंगे, लेकिन यहाँ पे धातु पूछा गया है तो हम लोग पारा कहेंगे दोस्तों। अगला है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें सबसे जो सरलतम है हाइड्रोकार्बन वो मीथेन है, क्योंकि इससे छोटा कोई नहीं है। इससे जो एथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है इन सबसे बड़े बड़े अनुसूत्र होते हैं इन सभी का। तो मीथेन जो है सबसे सरलतम होगा। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो दोस्तों क्षारीय ऑक्साइड जो होता है, जो धातु का ऑक्साइड बनता है वो क्षारीय होता है, और जो अधातु का ऑक्साइड होता है जो अम्लीय होता है। तो यहाँ पे देखेंगे फास्फोरस के साथ ऑक्साइड है, अधातु है, तो ये अम्लीय होगा। नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड है, अधातु है, अम्लीय होगा। सल्फर के साथ ऑक्साइड है, अधातु है, अम्लीय होगा। लेकिन यहाँ पे सोडियम के साथ ऑक्साइड है तो धातु है, तो यह क्षारीय होगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका मिश्रण होता है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और है CaO। तो यह दोस्तों सीधे हम आपको आंसर बता देते हैं, यह होता है NHCO3 और टार्टरिक अम्ल का, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा मेरा राइट आंसर होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है
वो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर होता है। अब हम लोग अगला देखेंगे, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिए गए हैं। तो न्यूक्लियस शब्द का जो उपयोग किया गया था सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था। दोस्तों पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो हम लोग कहेंगे स्टार्च के रूप में जमा होता है। दोस्तों पौधों में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, और इसी को कहीं कहीं पे शर्करा लिखा हुआ भी रहता है, तो हम लोग स्टार्च रहेगा तो स्टार्च को टिक करेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखे गए थे। तो दोस्तों जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है वो रॉबर्ट हुक द्वारा लिखा गया था। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों चाहे पौधा हो और पशु हो, दोनों का वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग कोशिकाओं का कोशिका विज्ञान कहते हैं, उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब है दोस्तों कि मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय जो है दोस्तों पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है। पेरिकार्डियम जो मेरा राइट आंसर होगा। मानव हृदय याद रखेंगे पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है। अगला सवाल है दोस्तों, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है। तो बीजांड की ओर जो पराग नलिका का जो वृद्धि का कारण होता है वो होता है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म जो बी हमारा है ये सही आंसर है, केमोट्रोपिज्म। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन का अवधि 12 से 20 दिन तक होता है। जो 12 से 20 दिन तक होता है ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। अगला है दोस्तों, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो दोस्तों पीत रस जो होता है यकृत से स्रावित होता है, यकृत मेरा सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो मक्खी जो है कीट, जो मक्खी एक प्रकार का कीट है और उसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जो मक्खी होगा हमारा राइट आंसर होगा। मनुष्य में और पक्षी दोनों में पाया जाता है। अगला है, हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हेमोग्लोबिन की जो कमी से रोग होता है दोस्तों वह एनीमिया नामक रोग होता है, हेमोग्लोबिन की कमी से। नेक्स्ट है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो दोस्तों मनुष्य के आहार नाल में जो अवशेषी अंग है, जो यहाँ पे ऑप्शन है उसके अनुसार अपेंडिक्स होगा। अपेंडिक्स को हम लोग अवशेषी अंग कहेंगे। अगला है दोस्तों कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य होता है दोस्तों वह जो कार्य है प्रोटीन का पचाना होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य है वह है प्रोटीन का पचाना। अगला है दोस्तों, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि मुख गुहा में जो आहार का पाचन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का जो वाहक होता है दोस्तों वो आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम लोग कहते हैं आरबीसी। अगला है दोस्तों, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है। तो रक्त में जो शर्करा का स्तर होता है, जो शुगर का जो नियंत्रित करता है वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन जो है शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आप भी जानते हैं दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है, तो हम लोग तंत्रिका कोशिका कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन हो दोस्तों इसका 2 नियम होता है। तो अपवर्तन में भी हम लोग 2 नियम कहेंगे और परावर्तन में भी हम लोग 2 नियम कहेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होगा दोस्तों, आवर्धन बराबर हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई होता है। तो आवर्धन होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग भी कहते हैं और वस्तु की ऊंचाई को यू कहते हैं। तो भी बटा जो भी बटा में जो हम लोग एम निकालते हैं तो वहाँ से भी बटा में हम लोग जो वस्तु दूरी होता है जो लेंस से उसको हम लोग यू कहते हैं और प्रतिबिंब दूरी जो होता है उसको भी कहते हैं। और ऐसे हम लोग यहाँ से जब हम लोग प्रूफ करते हैं, जब सूत्र निकालते हैं तो भी बटा यू निकलता है। और यदि हम लोग आवर्धन का डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। यदि यहाँ पे हमको दर्पण दिया हुआ होता तो हम लोग कहते कि माइनस भी बटा यू होता है, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो माइनस में आता है, लेकिन जब लेंस होता है तो हम लोग प्लस में लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि लेंस में भी बटा यू होता है, लेकिन जब दर्पण हो तो हम लोग कहते हैं माइनस भी बटा यू। नेक्स्ट है दोस्तों, दर्पण सूत्र क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र दोस्तों 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो दर्पण सूत्र दोस्तों इसमें से कोई नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है,
जो यहाँ पे प्लस है उसको हम लोग इक्वल टू करेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा होता है दर्पण सूत्र। अगर लेंस सूत्र पूछा जाता दोस्तों तो लेंस सूत्र हम लोग कहते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को जो b होता है इसको हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। लेकिन हमसे दर्पण सूत्र पूछा गया तो हम लोग a को सही करेंगे। अगला है दोस्तों टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव को जो प्रदर्शित करता है वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है टिंडल प्रभाव को दिखाता है। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अभिसारी लेंस उसको कहते हैं जिससे जो अपवर्तन होता है प्रकाश का तो एक बिंदु पे मिलता है तो उसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और जब एक बिंदु पर मिलने के बजाय फैल जाता है तो उसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो जो मिलने का काम होता है उत्तल लेंस में होता है, इसी कारण से हम लोग अभिसारी लेंस उत्तल को कहेंगे। और जो अपसारी लेंस यदि पूछा जाता है तो अपसारी हम लोग अवतल को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं है बल्कि फैल जाता है। अगला है दोस्तों उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे दर्पण है दोस्तों, तो दर्पण में जो उत्तल में जो होता है सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी हो या काल्पनिक हो ये ऐसा प्रतिबिंब उत्तल में बनता है। अवतल यदि होता है तो उसमें उत्तल भी प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल भी प्रतिबिंब बनते हैं। उसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनते हैं और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनते हैं। ऐसा अवतल होता तो हम लोग कहते हैं, लेकिन उत्तल है दोस्तों तो हम लोग कहेंगे आभासी या काल्पनिक। अगला है दोस्तों प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग समांग माध्यम कहते हैं और दूसरे को हम लोग विषमांग माध्यम कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा है कौन कौन सा माध्यम होता है तो समांग और विषमांग का हम लोग नाम देंगे। अगला है दोस्तों डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो का क्या काम है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है डायनेमो। पूछा जाएगा डायनेमो का खोज कौन किए थे? तो हम लोग बताएंगे कि डायनेमो का खोज माइकल फ्राइडे किए थे। वो भी सवाल पूछा जाता है बोर्ड में दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे हम लोग को पता है -1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम जो आवेश होता है यह इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखने में दो ऑप्शन एक ही जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे एक प्लस होना चाहिए था, मिस्टेक से दोनों जगह पे माइनस दिया हुआ है। तो हम लोग किसी जो माइनस वाला याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक था तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं रहेगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है और प्रोटॉन रहेगा तो हम लोग प्लस कहेंगे। इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस। अगला है दोस्तों खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो जो खिलौना होता है उसमें हम लोग जो उपयोग किया जाता है सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। जो बच्चा लोग का खिलौना होता है उसमें सूखा सेल का उपयोग करते हैं। अगला है दोस्तों कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं दोस्तों, और जो कार्य करने की दर होता है उसे शक्ति कहते हैं। तो याद रखेंगे कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ पे क्षमता है तो हम लोग ऊर्जा को सही करेंगे, यदि दर पूछा जाता तो हम लोग शक्ति कहते हैं। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसमें देखेंगे कि कौन सा अभिक्रिया है जो विस्थापन है। तो पहला अगर ध्यान से देखा जाए तो विस्थापन अभिक्रिया का नहीं उदाहरण है, क्योंकि CaCO3 जो है इसमें टूट रहा है। तो हम लोग दूसरा भी जो है Ca और H2O जो है दोनों मिलकर जुट रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ये तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, और पहला जो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। हम लोग को विस्थापन अभिक्रिया पूछा गया है तो सी में यदि देखते हैं दोस्तों तो लोहा जो है कॉपर को विस्थापित करके FeSO4 बना रहा है, तो यहीं पे विस्थापन हो रहा है, कॉपर को हटाकर लोहा आ रहा है, तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया सी में कहेंगे। अगला है दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है दोस्तों वह सफ़ेद होता है, तो हम लोग डी को सही करेंगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। अगला है निम्नलिखित में लवण कौन है? तो सबको पता है NaCl एक लवण होता है, और NaOH जो है भस्म होता है, और HCl जो है वो भी भस्म होता है। इसको हम लोग HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और KOH है वो भी भस्म होता है। तो NaCl को हम लोग लवण कहेंगे। तृतीया जिसे नीला थोथा भी दिया हुआ है, जिसे नीला थोथा कहते भी हैं, का अणुसूत्र होता है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं CuSO4 5H2O, यह जो है तृतीया या नीला थोथा का अणुसूत्र होता है। अगला है दोस्तों गंधक की परमाणु संख्या। तो गंधक दोस्तों, गंधक मतलब आप समझ रहे होंगे कि सल्फर को ही हम लोग गंधक कहते हैं, और गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है। गंधक का परमाणु संख्या दोस्तों 16 होगा। अगला है दोस्तों अधातु क्या ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, पूछा गया है दोस्तों। तो इसके बारे में हम आपको वीडियो के शुरू में ही बताए थे, क्वेश्चन मिला था कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है दोस्तों वह अम्लीय होता है, और जो धातु का ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है।
तो याद रखेंगे अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। कार्बन क्या है, तो कार्बन एक प्रकार का अधातु है, हम लोग अधातु सही करेंगे। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ध्यान से देखेंगे इसमें असंतृप्त कौन सा आता है, CH4 और C2H6, ये तो संतृप्त में आता है, तो असंतृप्त कौन सा हो जाएगा, तो C2H4। जो एल्केन होता है वो तो संतृप्त में आता है, तो C2H4 यह असंतृप्त कहलाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा आता है, हम लोग बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे बेंजीन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो दोस्तों बताए थे कि वर्ग 18 का जो तत्व होता है उसे अक्रिय गैस हम लोग कहते हैं। तो हीलियम जो है वर्ग 18 का तत्व है, तो हीलियम जो यहाँ पे कहलाएगा अक्रिय गैस। हीलियम के साथ नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन वगैरह होता है, वो भी जो है अक्रिय गैस कहलाता है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में हीलियम है, तो हम लोग हीलियम कहेंगे। निम्नांकित में कौन उपधातु है, दोस्तों Sb जो है एंटीमनी जो होता है उपधातु होता है दोस्तों। Sb को हम लोग एंटीमनी कहते हैं, यह उपधातु है। अगला है दोस्तों, पौधों में श्वसन होता है, तो यह बायोलॉजी का सवाल है कि पौधों में श्वसन कहाँ से होता है, तो यह जो होता है दोस्तों पत्तियों से पौधों में श्वसन किया जाता है। अगला है दोस्तों, निम्न में कौन स्वपोषी है, तो स्वपोषी हम लोग उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। तो यहाँ पे अपना भोजन खुद बनाने का कार्य पेड़ पौधा करता है दोस्तों, तो उसे हम लोग स्वपोषी कहेंगे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से जो संबंधित बीमारी यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, उसमें से निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित कहलाएगा। अगला है दोस्तों, एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है, नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, या पाचक रस है, या एंजाइम है, तो एंड्रोजन जो होता है दोस्तों, एंड्रोजन जो होता है यह नर हार्मोन होता है। अगला है दोस्तों, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप जो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन है थाइमस, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, या वृषण द्वारा। तो दोस्तों एड्रिनल द्वारा जो होता है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। एड्रिनल जो एंजाइम निकलता है यह मेडुला से निकलता है और एड्रिनल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा चुका है, जो यहाँ पे पपीता होगा। सरसों, उड़द और मटर नहीं होगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा पपीता। निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, तो यहाँ पे दोस्तों गर्भाशय और अंडाशय दोनों मादा में पाया जाता है। डिम्बवाहिनी भी मादा में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो शुक्रवाहिका है मादा में नहीं पाया जाता, तो हम लोग का सही आंसर शुक्रवाहिका होगा। अगला है दोस्तों, द्विखंडन होता है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पैरामेशियम, अमीबा और लिस्मैनिया तीनों में द्विखंडन होता है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन होगा इनमें सही ऑल ऑफ दीज, इनमें सभी हम लोग टिक करेंगे। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, तो यह जो होता है नर में वृषण से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। अगला दोस्तों और सबसे लास्ट सवाल है इस सेट का, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है दोस्तों, तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है यहाँ पे 1.4 kg, यानी कि जो होता है दोस्तों 1300 से 1400 ग्राम के लगभग होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में दिया हुआ है 1.4 kg, तो हम लोग 1.4 kg ही टिक करेंगे दोस्तों बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि और अच्छा लग रहा है तो। धन्यवाद दोस्तों।